Assalamu alaikum student. I am here with the second part of poem No Buyers written by Thomas Hardy in 1925. जैसा कि आपको पता है कि मैंने इस पोइम का फर्स्ट पार्ट जो है वो पहले बना दिया हुआ है, जिसमें हमने देखा था डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग एंड लाइन बाय लाइन इसकी एक्सप्लेनेशन देखी थी उसमें। अगर किसी स्टूडेंट ने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वो चेक कर सकते हैं। इस वीडियो के पार्ट में हम नो बायर्स की एक्सप्लेनेशन को देखेंगे और समरी को देखेंगे। बेसिकली नो बायर्स पोइम के 3 स्टैंजाज हैं। सबसे पहले स्टैंजा में हम देखेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन। द पोइम स्पीक्स ऑफ द आफ्टर इफेक्ट ऑफ वार, मतलब कि इस पोइम में जो राइटर है वो हमें बता रहा है कि जंग के बाद क्या इंसान की ज़िंदगी के ऊपर अफेक्ट होता है, हाउ इट अफेक्ट्स पीपल, कि जो जंग है वो किस तरह लोगों को अफेक्ट करती है, हाउ इट लीड्स टू द सेंसेस, कि ये किस तरह इंसान के हवास को लेके चलती है। डेसोलेशन एंड एम्प्टीनेस, यहाँ डेसोलेशन का मतलब है वीरान करना एंड एम्प्टीनेस का मतलब है खाली कर देना। यहाँ बताया गया है कि ये पॉइंट का सिनेरियो बताया गया है कि ये पॉइंट जो है जंग के बाद ज़ाहिर होने वाले असरात को बयान करती है कि ये किस तरह, सेंसेस का मतलब होता है हवास, कि ये किस तरह इंसान के हवास को या जहन को वीरान और खाली कर देती है। ठीक है, पहली लाइन में ये बताया गया है। It opens to a scene of cargo, bushes, basket, etc. laboring along in the rain. यहाँ कार्गो की जगह हम यूज़ कर सकते हैं वैगन। वैगन को भी हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि कार्गो का मतलब होता है खेप, मतलब कि कोई चीज़ को लेके जाने के लिए जो चीज़ हम यूज़ करते हैं। यहाँ हमने पोइम के अंदर वैगन को यूज़ किया था, तो हम यहाँ वैगन को भी यूज़ कर सकते हैं। वैगन के ऊपर इन्होंने बास्केट, चेयर्स एंड बशेज़ रखे हुए थे और ये लेबरिंग कर रहे हैं, मतलब कि लेबरिंग का मतलब है हमारे पास मजदूरी कर रहे थे कि जब ये अपना सामान बेच रहे थे तब बारिश हो रही थी। ठीक है, और द एल ऑफ लॉर्ड इज़ also capitalized. It emphasizes and use of the word of labors highlight the weight of the war. मतलब कि इसमें इसने बताया कि जो हमारे पास लोड का एल है उसको कैपिटल रखा गया है। क्यों? क्योंकि ये इस बोझ को जाहिर कर रहा है कि जो जंग के बाद लोगों पर आ जाता है, क्योंकि जंग में हर चीज़ जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। सो लोगों को स्ट्रगल करनी पड़ती है अपनी ज़िंदगी को दोबारा से बेहतर करने के लिए। दिस स्पार्क्स द ग्लोमी एटमॉस्फेयर विच वुड बी कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द पोइम। यहाँ स्पार्क का मतलब होता है हमारे पास चिंगारियाँ, ग्लोमी का मतलब है हमारे पास उदास, एटमॉस्फेयर मतलब माहौल, कि हमारा जो जंग के बाद जो माहौल है वो उदास हो जाता है। और जैसा कि इस पोइम में भी बताया गया है कि किस तरह एक कपल जो है वो अपनी जंग के बाद अपनी जो चीज़ें हैं, मर्चेंडाइज है, उन्हें वैगन के ऊपर डाल के सेल करने की कोशिश कर रहा है। अ मैन, अ पोनी एंड अ वूमेन वॉकिंग विद द शैम्बलिंग वे। शैम्बलिंग वे का मतलब है कि लड़खड़ा के चल रहे हैं। विच डोनेट्स टायर्डनेस, टायर्डनेस का मतलब है कि वो थक गए हैं। सैडनेस का मतलब है कि वो उदास हैं। एंड रिलैक्टेंस, रिलैक्टेंस का हमारे पास यहाँ मीनिंग है कि वो हिचकिचा रहे हैं। दे ट्रेड स्लोअर देन द फर्नल ट्रेन, यहाँ हमारे पास फर्नल ट्रेन का मीनिंग है। फर्नल का मतलब होता है कि जनाजा, और फर्नल ट्रेन का यहाँ मीनिंग है कि जब जनाजा लेके जाते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहे होते हैं। यहाँ ट्रेड का मतलब है चलना। तो ये कह रहा है कि वो जनाजा जब लेके जा रहे होते हैं उनसे भी ज़्यादा स्लोली ये चल रहे हैं। चांटिंग देयर वर्ड्स इन डेड टोन, चांटिंग का मतलब है हमारे पास कि वो आवाज़ लगा रहे हैं। देयर वाज का मतलब है कि अपने सामान के लिए वो आवाज़ लगा रहे हैं। इन द डेड टोन, डेड टोन का मतलब कि उनकी टोन जो है वो बिल्कुल लो है। पहले तो वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं, देन अ फर्नल ट्रेन, फर्नल ट्रेन की बनिस्बत भी वो आहिस्ता चल रहे हैं। एंड चॉन्टिंग देयर वरीज इन डेड टोन, और वो अपने सामान को बेचने के लिए भी आवाज़ लगा रहे हैं, लेकिन वो आवाज़ भी बहुत स्लो है। The chanting of words is done in a lively way to attract customers, but here it's dead. चांटिंग का हमें पता है कि आवाज़ देना वो अपने जो
इस लाइन में बता रहा है कि लोगों को मुतवज्जा करने के लिए इनकी जो साउंड है, जो ये आवाज़ लगा रहे हैं अपनी सामान को बेचने के लिए, वो बहुत अट्रैक्टिव होनी चाहिए, मतलब कि बहुत लाउडली होनी चाहिए, तभी लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। लेकिन हेयर इट्स डेड, मतलब कि यहाँ ये बहुत स्लो है। मे बी डैट इज़ द रीज़न कि इनकी जो मर्चेंडाइज़ है वो सेल नहीं हो रही, क्योंकि ये चांटिंग के लिए जो वो साउंड ही जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वही बहुत स्लो है। और अगर हम फर्स्ट स्टैंजा को समर अप करने की कोशिश करें तो फर्स्ट स्टैंजा की हमारे पास एक्सप्लेनेशन ये होगी कि सबसे पहले इन्होंने हमें सिनेरियो के बारे में बताया हुआ है कि ये पोइम जंग के बाद ज़ाहिर होने वाले असरात को बयान करती है कि ये किस तरह लोगों के जहनों और हवास को वीरान और खाली कर देती है। बाद में ये बता रहा है पोइम के स्टार्ट, ये पोइम जो है वो स्टार्ट होती है एक सीन के ऊपर के वैगन के ऊपर सामान रखा हुआ है, बास्केट, चेयर्स एंड ब्रशेज़ रखे हुए हैं, और ये एक कपल है जो कि अपनी मर्चेंडाइज को रेन के अंदर जो है वो सेल करने की कोशिश कर रहा है। एंड इसमें एम्फासाइज कर रहा है करने के लिए पोएट ने जो है लेबर का एल जो है वो कैपिटल रखा है, क्योंकि ये इस बोझ को जाहिर कर रहा है कि जो जंग के बाद लोगों पर आ जाता है, क्योंकि जंग में हर चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाती है, सो लोगों को स्ट्रगल करनी पड़ती है अपने जो लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए, और जंग के बाद माहौल जो है वो उदास हो जाता है, जैसा कि इस पोइम में भी बताया गया है कि किस तरह एक कपल जो है वो अपने घर का सामान वैगन पे डालकर इसे सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये इनका सेल करने का जो मेथड है वो भी इस तरह का है कि वो आहिस्ता से चल रहे हैं, उनकी जो आवाज़ है वो भी वो जो चांटिंग कर रहे हैं वो भी आहिस्ता इन स्लो वॉइस में कर रहे हैं, सो आहिस्ता से चल रहे हैं। तो मे बी दैट्स द रीज़न कि इनकी मर्चेंडाइज जो है वो सेल नहीं हुई। सो दैट इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट स्टैंजा। ये हमारे पास सेकंड स्टैंजा है, और अब हम इसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसको देखते हैं। इन स्टैंजा 2 वी सी अ लिटिल बिट ऑफ पॉजिटिविटी इन द फॉर्म ऑफ ओबीडेंस। ओबीडेंस का मतलब है कि ताबियादारी, हार्मनी का मतलब है कि हम आहंगी, एंड कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि मिलजुल के काम करना। द हॉर्स मिरर ईच ऑफ हीज मास्टर मूव, स्टॉपिंग व्हेन ही स्टॉप एंड लेबरिंग अलोंग व्हेन ही लेबर। यहाँ ये कह रहा है कि जो हॉर्स है वो एग्जैक्ट वो अपने मास्टर की कॉपी कर रहा है, मतलब कि अगर जो इसका मास्टर है, मतलब कि मैन जो है जब वो चलना स्टार्ट करता है तो हॉर्स भी चलना स्टार्ट कर देता है, और जब वो स्टॉप होता है तो हॉर्स भी स्टॉप हो जाता है। द हॉर्स इज़ एज्ड बाय द पोज बिकॉज ही इज़ ओल्ड। यहाँ एज्ड का मतलब है नरमी, एंड पोज का मतलब है रुकना। कह रहा है कि जो घोड़ा है वो रुक रुक के चल रहा है क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका है। वन कुड इंटरप्ट दैट इट इज़ ब्रॉड ऑन। आगे ये इसने कहा है कि जो घोड़ा है वो इतना बूढ़ा हो चुका है कि वो अब आज़ादी चाहता है। यहाँ तक उसने यही बात की है। इंडीड नॉट इनफ स्ट्रेंथ शोज़, कि जो पोनी है वो इतनी स्ट्रेंथ जो है वो शो नहीं कर रही टू स्टेयर द डिसजॉइंट वैगन स्टेट, के वो वैगन को स्ट्रेट लेके जा सके। These two lines speak of the listlessness and lack of energy. The word disjointed denotes lack of stability. यहाँ ये कह रहा है कि पोनी जो है वो इतनी ज़्यादा ओल्ड हो चुकी है कि वो अब वैगन को स्ट्रेट जो है वो लेके नहीं जा सकती, और इसमें इतनी एनर्जी भी नहीं है। आगे आगे वो जो ये सारे पैराग्राफ में यही कह रहा है कि किस तरह जो है इनकी ज़िंदगी का निज़ाम जो है जंग के बाद डिस्टर्ब होता है। पहले इनकी लाइफ जो है वो स्मूथली रन कर रही होती है, लेकिन बाद में इनकी, अगर हम अदर वर्ड्स में कहें कि इनकी जो ट्रैक है वो जो है वो उतर जाती है, ठीक है, मतलब कि ट्रैक से ये हट जाती हैं। और ये अब किस तरह आगे पोइम में बताया गया है कि ये किस तरह स्ट्रगल करेंगे, और अगर जंग के बाद लोग किस तरह उनके ऊपर बर्डन आ जाता है कि वो अपनी फैमिलीज़ को के साथ किस तरह सर्वाइव करेंगे, और वापस वो अपनी पहले की तरह की ज़िंदगी किस तरह वो अब दोबारा से मेंटेन कर पाएंगे।
अगर हम सेकंड स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन को समरअप करें तो हम कहेंगे कि जो पोनी है मतलब कि जो हॉर्स है इस को लेके वो थोड़ा सा पॉजिटिव है, क्योंकि पोनी जो है वो इंडीड के वो बूढ़ी हो चुकी है लेकिन स्टिल वो उनका साथ दे रही है। कह रहा है कि वो अगर जो मास्टर है वो अगर रुकता है तो पोनी भी रुक जाती है, अगर वो चलना स्टार्ट करता है तो पोनी भी चलना स्टार्ट कर देती है। एंड वो उसे मास्टर जो है उसका मतलब कि मैन जो है उसे इसे पोनी को कुछ कहना नहीं पड़ता। इन अदर वर्ड्स के वो ओल्ड हो गई है लेकिन फिर भी वो पोनी जो है वो इस फैमिली को या इस कपल को सपोर्ट कर रही है। कह रहा है कि पोनी के अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो वैगन को स्ट्रेट लेके जा सके, लेकिन फिर भी वो इनके साथ है, मतलब कि वो वैगन को इंडीड के वो जिगजैग पोजीशन में मूव कर रही है पोनी, लेकिन वो इसको लेके जा रहा है, वेट को उसने अपने ऊपर कैरी किया हुआ है, वेट को लेके जा रही है। एंड पुशिंग द पोनी विद इट्स ईच इंक्लाइन। हेयर इज़ द थर्ड स्टैंजा ऑफ पोएम नो बायर्स। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। द थर्ड स्टैंजा फोकस ऑन द वुमेन, कि उसने थर्ड स्टैंजा में हम वुमेन को ज़्यादा डिस्कस करेंगे। हु वॉक अलोंगसाइड द मैन, जो कि वॉक कर रही है अलोंगसाइड मतलब के साथ साथ आदमी के चल रही है। दिस शोज़ इक्वालिटी, इक्वालिटी मतलब कि बराबरी, ये चीज़ जो है वो बराबरी को शो कर रही है। शी वेयर्स एन एप्रॉन विच इज़ वाइट एंड वाइड इन स्पैन, वाइट सफ़ेद, वाइड एंड स्पैन मतलब कि वसी और चौड़ा है। ठीक है, ये कह रहा है कि उसने एक एप्रॉन पहना हुआ है। एप्रॉन कहते हैं कि जब हम किचन में काम करते हैं तो हम सेफ्टी के लिए एप्रॉन को वेयर करते हैं। वाइड इन स्पैन गिव्स द आइडिया दैट वंस द वुमेन, कह रहा है कि जो इसने एप्रॉन पहना हुआ है gives the idea that once the woman was filled with the happiness and had a child, as shown by the words in the next line nursing wise। कह रहा है कि जो इसने एप्रन पहना हुआ है वो इस चीज़ का आइडिया दे रहा है कि जो वुमेन है वो एक दफ़ा या कभी जो है वो बहुत हैप्पी थी, क्योंकि उसके शी हैड अ चाइल्ड। नर्सिंग वाइज मतलब कि देखभाल करने से उसने कहा है कि इस चीज़ से ये चीज़ इस चीज़ का आइडिया देती है कि शी हैड अ बेबी एंड नो द चाइल्ड इज़ गॉन एंड इज़ डेड। कह रहा है कि अब जो इसका बच्चा है वो फोत हो चुका है। सो इन द हैप्पीनेस शी वंस फेल्ट, कह रहा है कि कभी वो खुशी महसूस करती थी। इसमें इन लाइंस में इसने कहा है कि उसके पास एक वाइड एंड वाइट एप्रॉन था जो वो उसने वेयर किया हुआ था। वो कह रहा है कि ये चीज़ इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि इसका एक बेबी था एंड जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। दिस मेक द एम्प्टीनेस एंड लॉस which is one of the after effect of the war too। she join his dig का मतलब है यहाँ के नोहा या मातमी राग। letting the sadness and colors and words and exposing her internal battle। कह रहा है कि उसने बाद में वो उसे चॉन्टिंग में इसने मैन की मदद की, मतलब कि आवाज़ देना, कोई चीज़ को बेचने के लिए जो आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं, इसने मैन के साथ मिलके वो आवाज़ प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दी। एंड द एप्रॉन क्लिंग्स टू हर एट एज इट रेन्स। क्लिंग का मतलब है कि जुड़ जाना, कि उसका एप्रॉन जो है कि बारिश हो रही थी तो वो उसके क्लिंग हो गया था, मतलब कि उसके जिस्म के साथ उसका एप्रॉन जो है वो जुड़ गया था। दिस टेंजा एंड्स विद अ नोट ऑफ फाइनलिटी। फाइनलिटी का मतलब होता है हमारे पास के हतमी। डिस्पेयर मतलब के मायूस एंड सेंस ऑफ गिविंग अप, के ये चीज़ जो हमारे पास थर्ड स्टैंजा है वो ख़त्म होता है इस चीज़ के ऊपर कि वो मायूस हो गए और उन्होंने हार मान ली। देयर इज़ नो होप, कि उनको कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उनसे कोई भी चीज़ जो है उनकी कोई मर्चेंडाइज जो है वो सेल नहीं हुई, इसलिए उन्होंने अपने गिव अप कर दिया। एंड देयर इज़ नो होप कि उनकी जो मर्चेंडाइज हैं वो सेल हुई होंगी। ठीक है, हार्डी पॉइंट्स ब्रिंग आउट द इफेक्ट ऑफ वार वंडरफुली एंड स्ट्रॉन्गली। ये उसने जो हार्डी थॉमस है उसने एक पोइम लिखी है जिसका उसने वंडरफुली एंड स्ट्रॉन्गली उसने इसको कंडेमिनेट किया है। इस पोइम के थर्ड स्टैंजा में हमने देखा
कि वुमेन जो है वो पैरेलल मैन के साथ चल रही थी, जो कि इक्वालिटी को शो कर रही थी। और वुमेन ने जो है वो एप्रन को वाइट एप्रन पहना हुआ था, जो कि वाइड एंड स्पैन था। एंड उसने वुमेन ने एक टर्क्स हैड ब्रश पकड़ा हुआ था, जो कि इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि इसका एक बेबी था, लेकिन वो वार में उसकी डेथ हो गई। एंड देन वुमेन ने चॉन्टिंग करना स्टार्ट कर दी विद द मैन। एंड आफ्टर दैट जो उसका एप्रन जो वुमेन ने पहना हुआ था वो क्लिंग हो गया था, मतलब कि वो चिपक गया था उसके जिस्म के साथ। एंड स्टेप बाय स्टेप दे मूव विद देयर मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज का मतलब है कि थिंग्स फॉर सेल, जो उनके पास चीज़ें थी वो स्टेप बाय स्टेप उसके साथ मूव करते गए। एंड नो बॉडी इज़ बाय, और वो चीज़ें किसी ने ना ख़रीदी। So here is the end of explanation of poem No Buyers. So here is the summary of poem No Buyers. जिस स्टूडेंट ने भी इसे रीड करना हो वो इसे कर सकता है, या आप इसके स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। So here is the end of explanation and summary of the poem No Buyers. So take care and Allah Hafiz.